नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में, जहां पर हम गवर्नमेंट एग्जाम और डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं थ्रू MCQ। यहां पर हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कि जिस रूल्स या ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं वो उसे किस माइंडसेट से लिखा गया है, जिससे कि हमें इस बात में आसानी रहती है समझने के लिए कि रूल ऐसा क्यों है। दूसरा, उसका फैक्चुअल पोर्शन जो होता है, हम उसको याद रखने के लिए निमोनिक टेक्निक्स पर काम करते हैं, जिससे कि हम उसे लंबे टाइम तक रिटेन कर सकें और एग्जाम के टाइम पर उसे रिकॉल करके यूटिलाइज कर सकें। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं CCS कंडक्ट रूल सीरीज, जिसके बारे में कई बार कमेंट बॉक्स में लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि CCS रूल सीरीज को स्टार्ट किया जाए। तो CCS कंडक्ट रूल को हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द CCS कंडक्ट रूल्स? ए, CCS कंडक्ट रूल 1964 इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 1964। बी, CCS कंडक्ट रूल 1964 इफेक्टिव फ्रॉम 30 नवंबर 1964। सी, CCS कंडक्ट रूल 1964 इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 1964। एंड डी, CCS कंडक्ट रूल 1964 इफेक्टिव फ्रॉम 30 दिसंबर 1964। एंड द राइट आंसर इज बी, यानी कि CCS कंडक्ट रूल 1964 इफेक्टिव फ्रॉम 30 नवंबर 1964। एक बार देख लेते हैं। देखिए, दो तरह के रूल्स होते हैं CCS में, CCS कंडक्ट रूल्स और दूसरा होता है CCS CCA रूल्स। अब दोनों की ही डेट हमें याद रखनी है, तो दोनों की डेट याद रखने के लिए हमें एक सिमेट्री देखने मिलती है कि ये होती है 30 नवंबर 1964 को, और CCS CCA रूल्स होता है 1 दिसंबर 1965 में। यानी कि एक दिन तो डेट में बढ़ रहा है और एक दिन ईयर में बढ़ रहा है, और उस एक दिन डेट में बढ़ने की वजह से एक दिन मंथ में भी बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो हम डेट को एक दिन आगे बढ़ा देते हैं और एक दिन हम ईयर को बढ़ा देते हैं, यानी 30 नवंबर के बाद एक दिन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर। तो CCS कंडक्ट रूल से का CCS CCA रूल्स में हमें जाना है तो हमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा 30 नवंबर में, तो हमारा 1 दिसंबर आ जाएगा। और 1964 में हमें एक साल ऐड करनी पड़ेगी, तो हमारा हो जाएगा 1965। तो इन दोनों को याद रखने के लिए याद रखना है 30 नवंबर 1964 और उसमें एक दिन और एक ईयर जोड़ देंगे, तो 1 दिसंबर 1965 हमारा हो जाएगा CCS CCA रूल्स। तो हमारे दोनों की ही डेट को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। 64 65 की ईयर्स हैं और उसमें नवंबर और दिसंबर के मंथ में हमारा कवर हो जाएगा दोनों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which of the following is correct about the CCS Conduct Rule 1964? 1. CCS Conduct Rules are applicable to government servant in civil services. 2. CCS Conduct Rules are not applicable to members of railway service. 3. CCS Conduct Rules are applicable to members of All India Service. And 4. CCS Conduct Rules are not applicable to members of Armed Forces. Options are A, 1 and 2 only, B, 1, 3 and 4 only, C, 1, 2 and 4 only, and D, all of the above. And the right answer is C, 1, 2 and 4 only, यानी कि CCS कंडक्ट रूल्स आर एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये गलत है, एक बार देख लेते हैं। CCS कंडक्ट रूल्स आर एप्लीकेबल टू किस किस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट इन सिविल सर्विस, यहाँ पे सिविल सर्विस का मतलब होता है कि जो भी पब्लिक के लिए सर्विस होती है, पब्लिक सर्विस में होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके लिए। इंक्लूडिंग ऑनरेरी एंड स्टाइपेंडियरी, यानी कि ऑनरेरी जो होते हैं, जो कि अपने देशभक्ति के माध्यम से या उसकी भावना के साथ जब जॉब करते हैं और वो एक टोकन सैलरी लेते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं कंडक्ट रूल। यानी कि अगर आप ऑनरेरी हो, आप बोलोगे कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं कोई पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मेरे ऊपर ये अप्लाई नहीं होते, नहीं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस को सर्व कर रहे हो, यानी भारत सरकार के आप एम्प्लॉय के रूप में आ रहे हो, चाहे ऑनरी हो या फिर आप स्टाइपेंड पर हो, तब भी आपके ऊपर ये रूल्स अप्लाई होंगे। हाउएवर, इफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एनी कमीशन और बोर्ड डू नॉट वांट देम टू बी GS, ठीक है, देन द ऑनोरियम शुड बी नॉमिनल। हाँ, ऑनोरियम के केस में ये होता है कि किसी बोर्ड के कमीशन के मेंबर्स हैं जो कि नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ट्रीट होना नहीं चाहते हैं, तो उनको एक नॉमिनल रेट पे ऑनरेरियम दे दिया जाता है। दूसरा है सिविल एम्प्लॉयज़ इन डिफेंस सर्विस, यानी डिफेंस सर्विसेज हमारी इसके अंडर में नहीं आती हैं, उसके लिए हमारे डिफेंस रूल्स चलते हैं, उनका कंडक्ट रूल्स और भी स्ट्रिक्ट होता है। बट जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ होते हैं डिफेंस सर्विस में काम करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, या एयरफोर्स में भी काम करते हैं, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए कंडक्ट रूल्स अप्लाई करते हैं। तीसरा, पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो मेंबर्स का जो पर्सनल स्टाफ होता है उनके लिए भी कंडक्ट रूल्स अप्लाई होते हैं। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो होते हैं, जो कि काइंड ऑफ मिनिस्टर ही होते हैं, जो स्टाफ होते हैं मिनिस्टर का, उनके लिए भी ये रूल्स अप्लाई करते हैं। अब दीज रूल डू नॉट अप्लाई टू किस किस के लिए अप्लाई नहीं करते, मेंबर्स ऑफ रेलवे सर्विस इंक्लूडिंग दोज वर्किंग अंडर द फाइनेंशियल कमीशन ऑफ रेलवेज, यानी कि जो फाइनेंशियल कमिश्नर और रेलवे के अंडर में काम करते हैं उस वो भी, और रेलवे सर्विस के एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए रूल अप्लाई नहीं होते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि IAS IPS ये सर्विस होती हैं, ये एम्प्लॉयज़। मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, हमने ऊपर देख लिया कि आर्म फोर्सेस के लिए जितने भी होते हैं उनके रूल्स डिफरेंट होते हैं। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन DOP,
डीओपी जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स को हायर करती है उनके लिए भी ये अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होते। जैसे कोई वेंडर है या कोई भी है, वो उन सब के लिए अप्लाई नहीं होते। पीएसयूज एंड अदर बॉडीज हैव सेपरेट कंडक्ट रूल ऑन द सेम लाइन ऑफ कंडक्ट रूल 1964। पीएसयूज के लिए अपने अलग कंडक्ट रूल्स होते हैं, इसी लाइन पे होते हैं, बट ये रूल उनके लिए अप्लाई नहीं करते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए, कौन से को अप्लाई होते हैं और कौन कौन से के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम उनको याद कर लेते हैं जिनके लिए रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो बाकी जो बचेंगे उनके लिए हो जाएंगे। वैसे भी जो जिनके लिए होते हैं उनके लिए याद करना बहुत आसान है। सारे सिविल सर्विस में जितने भी लोग होते हैं, यानी कि जो पब्लिक सर्विस में होते हैं, ऑनररी स्टाइपेंडरी सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। सिविलियन एम्प्लॉय इन डिफेंस सर्विस होते हैं, और पर्सनल स्टाफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं। जिसमें नहीं होते उसको याद करने के लिए हम एक टेक्निक बनाते हैं, अ पेयर। ठीक है, अब पेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि या फिर पेयर ऑफ सर्विसेज हैं जहाँ पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो पेयर में क्या होगा, अ से क्या होगा, ऑल इंडिया सर्विस, पी से पीएसयूज, ए से आर्म फोर्सेस, आर से रेलवे, और ई से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स। तो अब पेयर याद करेंगे, जो पेयर है इसको, इसके लिए अप्लाई नहीं होते हैं, बाकी सबके लिए रूल्स अप्लाई होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, अ से ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएसपीसीएस, पी से पीएसयूज यानी एनटीपीएससी ओएनजीसी, ए से आर्म फोर्सेस यानी सीआईएसएफ सीआरपीएफ ये सारी, आर से रेलवे सर्विस जिसमें इंक्लूड होता है फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे, और ई से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स यानी वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, इन सब के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। तो अफेयर को मैं याद रखना है, तो मैं क्लियर हो जाएगा कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स किन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। इसके अलावा जो बचते हैं उनके लिए रूल्स अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीसीएस कंडक्ट रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए ट्रू, बी फॉल्स। यानी कि कंडक्ट रूल्स किसी ऐसे एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सही है, गलत है, और राइट आंसर इज ए, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। मिस प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अपने ऑर्डर से किसी भी एम्प्लॉय को इन रूल से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद हमने देखा था वो सैंक्शन किसी भी चीज़ के लिए इशू कर सकते हैं, जो चीज़ किसी भी रूल में एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो वो रूल अप्लाई कर सकते हैं या किसी रूल के प्रोविजन को हटा सकते हैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई करता है, और प्रेसिडेंट चाहे तो कंडक्ट रूल से किसके परव्यू से किसी भी एम्प्लॉय को बाहर कर सकते हैं। और which of the following is correct meaning of the definition of government servant according to CCS conduct rules? 1, any person appointed by government to any civil service or post. 2, it also includes a civilian in a defense service. 3, a government servant whose services are placed at the disposal of a company or corporation or organization by the government. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। Government servant means any person appointed by government to any civil service or post in connection with the affairs of union and includes a civilian in a defense service। यानी पहले तो क्या हो गया, सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पर किसी भी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट किया गया हो। इट इंक्लूड सिविलियन एंड डिफेंस सर्विस। एक्सप्लेनेशन क्या है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु सर्विस आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और लोकल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट shall for the purposes of these rules be deemed to be a government servant serving under the government, notwithstanding that his salary is drawn from source other than consolidate fund of India। FRSR में हमने पढ़ा था कि हम कौन सी सर्विस को मानते हैं, सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट जो कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया से उसका पेमेंट हो रहा होता है, और जो कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया से होता है उसको हम फॉरेन सर्विस में ट्रीट करते हैं। बट यहाँ पर जब कंडक्ट रूल की बात आएगी तो हम फॉरेन सर्विस है या फिर इंडियन सर्विस है इसकी बात नहीं करेंगे। आपका पेमेंट कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया किसी कंपनी में, कॉर्पोरेशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, आपको वहाँ प्लेस किया हुआ और आप सैलरी वहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, इसके बावजूद भी आपकी जो सैलरी होगी उसके ड्रॉ होने के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट सर्वेंट में ट्रीट किया जाएगा। यानी आपको कंडक्ट आपको ठीक रखना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट ने इस टाइम पे प्रेजेंट में नहीं हो, गवर्नमेंट ने कहीं और आपको डिप्यूट कर रखा है इसके बावजूद भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डू नॉट इंक्लूड। अब फैमिली में कौन कौन सा नहीं आता। 1, वाइफ और हस्बैंड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। 2, जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस। 3, son or daughter, stepson or stepdaughter who are wholly dependent. And 4, any other person related by marriage or blood to the government servant and they are wholly dependent. Options are A1 and 4 only, B1 and 3 only, C2 only, and D 3 only, and the right answer is C2 only। यानी जुडिशियली सेपरेटेड जो स्पाउस होता है वो फैमिली का पार्ट नहीं होता, बाकी अदर स्टेटमेंट सारे सही हैं। एक बार देख लेते हैं।
मेंबर्स ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स इंक्लूड, कौन कौन से आते हैं फैमिली में? वाइफ एंड हस्बैंड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इसमें हमें दो चीज़ याद रखनी है कि अगर वाइफ और हस्बैंड की बात यानी स्पाउस की बात हो रही है, ना तो हमें इस बात से मतलब है कि वो रिजाइड कर रहे हैं उसके साथ, उनके साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे, दूसरा वो डिपेंडेंट है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी वाइफ कहीं और भी जॉब कर रही है, तब भी वो फैमिली की डेफिनेशन में आएगा, और चाहे वो दूसरी जगह पोस्टेड हो, साथ में नहीं रह रहे हो उसके बावजूद भी। दिस डज नॉट इंक्लूड लीगली सेपरेटेड स्पाउस, अगर लीगली आपने डाइवोर्स हो रखा है, आप सेपरेट हो रखे हो, तो उस केस में तो फिर नहीं होता है। सन और डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर हु आर होली डिपेंडेंट। अब बेटा हो, बेटी हो, या स्टेप सन स्टेप डॉटर हो, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी वाला क्लॉज आ गया, देखा ना कि यहाँ पे डिपेंडेंसी वाला क्लॉज आ जाता है, होली डिपेंडेंट। एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू मैरिज और ब्लड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और टू द स्पाउस, यानी कि कैसे रिलेटेड होना चाहिए, या तो ब्लड से मैरिज होना चाहिए, भाई बहन खून का रिश्ता होना चाहिए, या मैरिज से रिलेटेड होना चाहिए यानी वाइफ होनी चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए, खुद के या स्पाउस के। यानी कि जब हम बात करते हैं किसी CGHS बेनिफिट की बात करते हैं, या किसी और रूल की LTC रूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ फैमिली में कौन आता है? अगर पेरेंट्स की बात करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को, जैसे फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ऑप्शन होता है, अपने पेरेंट्स को आप इंक्लूड करा सकते हो या अपने इन लॉज को करा सकते हो, एक को करा सकते हो। बट कंडक्ट रूल के केस में आपको दोनों ही उसका पार्ट रहेंगे, दोनों का ही कंडक्ट मैटर करता है, प्रोवाइड दे आर होली डिपेंडेंट। अगर वो डिपेंडेंट हैं तो, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो बात अलग है। अगर डिपेंडेंट हैं, कोई फीमेल एम्प्लॉई है, उनके फादर मदर भी साथ में रहते हैं क्योंकि वो उनका कोई और बेटा नहीं है और गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ही रह रहे हैं, तो उस केस में कंडक्ट रूल के दायरे में वो भी आ जाएंगे, जबकि अदर बेनिफिट्स के लिए वो नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, रूल 3 ऑफ CCS कंडक्ट रूल इज परटेनिंग टू। अब रूल 3 की बात हो रही है। ऑप्शन ए, रूल 3 स्टिपुलेट्स जनरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। The rule covers not only official conduct of the government servant but also their private behavior. C, both A and B, and D, none of the above. And the right answer is C, both A and B. एक बार देख लेते हैं। रूल 3, it stipulates general code of conduct for government servant since they carry them the image of the government। यानी कि जनरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्योंकि वो गवर्नमेंट की इमेज को कैरी करते हैं। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई मिसचीफ करता है पब्लिक प्लेस में या कोई भी ऐसी अनयूजुअल हरकत करता है, तो लोग बोलते हैं देखो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऐसे कर रहा है, तो गवर्नमेंट की इमेज अपने साथ कैरी करता है। तो गवर्नमेंट की इमेज को रखने के लिए ये रूल्स होते हैं कि ये जनरल रूल्स हैं और ये सभी को फॉलो करने होते हैं। द रूल्स कवर नॉट ओनली देयर ऑफिशियल एक्ट बट ऑल्सो देयर प्राइवेट बिहेवियर। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ये नहीं बोल सकता कि ऑफिस आवर्स के बाद में मैंने ये किया है, ये मेरे कंडक्ट का पार्ट नहीं है, मैंने ऑफिस आवर्स में तो किया ही नहीं है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप अपने साथ गवर्नमेंट की इमेज कैरी कर रहे हो, ये रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे एवरी टाइम जहां भी जाते हो, प्राइवेट लाइफ में भी इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेगमेंट अंडर रूल 3। रूल 3 में कुछ सेगमेंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन सा नहीं आता? 1, जनरल, 2, कर्टसी एंड प्रॉम्प्टीट्यूड, 3, अधेरेंस टू गवर्नमेंट पॉलिसी। Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C none of the above, and D all of the above. And the right answer is C none of the above, यानी कि not the segment, या कि none, यानी कि सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे रूल 3 के अंदर आते हैं। रूल 3 है 4 सेगमेंट्स। रूल 3 में 4 सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1, जनरल, 2, कर्टसी एंड प्रॉम्प्टीट्यूड, 3, अधेरेंस टू गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड 4, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये 4 होते हैं। 4 को कैसे याद रखेंगे? कौन कौन से इसमें आते हैं? गैप कोड, क्योंकि 3 में आते हैं, तो ये 1 और 2 को हमने नहीं कंसीडर किया, 3 से ही स्टार्ट होते हैं। 1, 2 में जनरल रूल्स होते हैं, तो 3 में 1 और 2 के गैप के बाद आ रहे हैं, तो हम इसको गैप कोड याद करेंगे। गैप कोड, तो गैप में आते हैं जनरल, ए से अधेरेंस यानी कि अधेरेंस टू गवर्नमेंट पॉलिसी, पी से प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और कोड से कर्टसी एंड प्रॉम्प्टीट्यूड। तो गैप कोड को याद रखेंगे, तो गैप कोड होता है हमारा रूल 3 के लिए। वैसे दूसरा तरीका है, रूल 3 में 3 है और इसमें भी गैप में 3 लेटर्स आते हैं, तो 3 लेटर्स वाला गैप कोड हमारा हो जाएगा और वो हमारे चारों रूल्स को कवर कर लेगा, चारों सेगमेंट्स इसके अंदर जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर जनरल सेगमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ CCS कंडक्ट रूल अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल। ठीक है, रूल 3 के अंदर क्या क्या करेगा? 1, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, 2, maintain devotion to duty, 3, do nothing which is unbecoming of government servant,
Options are A1 and 4 only, B1 and 3 only, C 2 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. एक बार देख लेते हैं जनरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ रूल 3 में। जो जनरल हमने याद किया था, जनरल में कौन कौन से होते हैं चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स 1 मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, जिसमें ऑनेस्टी अपराइटनेस आता है। 2 मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। 3 शैल डू नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी और नथिंग अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये हम जनरल वाला जो कोड था उसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। Question number 9. Which of the following is correct about the general segment of Rule 3? 1. Every supervisory officer should ensure the integrity of all his subordinate staff. 2. A government servant shall, in performance of his duty, act as per his best judgment if no direction provided by the officer superior. 3. Directions of the official superior should not be ordinarily in writing. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, and D all of the above. And the right answer is A 1 and 2 only. यानी कि the directions of the officer or official superior should not be ordinarily in writing. ये गलत स्टेटमेंट है, ये as far as possible राइटिंग में ही होने चाहिए। एक बार देख लेते हैं। एवरी सुपरवाइजरी ऑफिसर शुड इंश्योर द इंटेग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ ऑल हिज सबॉर्डिनेट स्टाफ। ये सुपरवाइजरी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो इंटेग्रिटी एंड डिवोशन ऑफ ड्यूटी को फुलफिल करें। No government servant shall, in performance of his duties or in exercise of his powers, will refer act otherwise than in his best judgment. यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वो अपने जो भी ऑफिशियल एक्ट करेगा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज करेगा या फिर जो भी पावर को एक्सरसाइज करेगा बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग करेगा, एक्सेप्ट व्हेन एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर। अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर ने कोई डायरेक्शन दे रखा है तो उसको फॉलो करेगा, अगर कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है तो बेस्ट जजमेंट को फॉलो करेगा। द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शुड बी ऑर्डिनरीली इन राइटिंग। ऑर्डिनरी केस में राइटिंग में ही होना चाहिए, बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है वो वर्बल भी आपको दे देते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हो उनसे ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको चांस मिले इमीडिएटली उसका कन्फर्मेशन आप राइटिंग में ले लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रूल्स हैं वो राइटिंग में ही होते हैं, बट अगर पॉसिबल नहीं है, ऑफिसर जो है आपका वो आउट ऑफ स्टेशन है, रिटेन में ऑर्डर नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, वर्बल ऑर्डर ले लो, नोटिंग पे लिख के बाद में कि ऐसे आपके वर्बल इंस्ट्रक्शंस थे उसको फुलफिल करते हुए ऐसे कर लिया गया और उससे साइन ले लो, यानी कि आपका वो राइटिंग में बाद में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द जनरल सेगमेंट ऑफ रूल 3? 1. Oral direction should be avoided as far as possible. 2. Habitual failure to achieve the target within the time limit would amount to lack of devotion to duty. 3. Don't use the provisions to pass the buck. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C 2 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक बार देख लेते हैं। ओरल डायरेक्शन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, यानी कि ओरल डायरेक्शन हमने बात की थी, जहां तक हो सके अवॉइड करो। वेयर इट इज अनअवॉइडेबल द ऑफिशियल सुपीरियर शैल कंफर्म सच ओरल डायरेक्शन इन राइटिंग इमीडिएटली। जैसा हमने बात की थी कि जैसे ही वो अवेलेबल होता है ऑफिशियल सुपीरियर, आप इमीडिएटली उसको नोटिंग में लेके उनके सिग्नेचर ले लो। द ऑफिशियल रिसीविंग ओरल डायरेक्शन शुड सीक कंफर्मेशन इन राइटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, whereupon it is the duty of the official superior to confirm such directions in writing। ये ऑफिशियल सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने जो वर्बल ऑर्डर दिए हैं उसको वो कंफर्म करें राइटिंग में। हैबिचुअल फेलियर टू अचीव द टारगेट विद इन द टाइम लिमिट एंड लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ इन द वर्क परफॉर्म्ड वुड अमाउंट टू लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी। यानी कि अगर आपकी टारगेट्स हैं उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, हैबिचुअली आप लगातार फेल हो रहे हो टारगेट अचीव करने में, और या फिर आपकी काम की जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो वुड अमाउंट टू लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी। आपको ये माना जाएगा डिवोशन टू ड्यूटी जो है वो लैक कर रहे हो आप, उसी में काउंट होगा वो। और डोंट यूज़ अ प्रोविजन टू पास द बक, यानी कि ये प्रोविजंस है कि आपको अवॉइड करने हैं ओरल डायरेक्शंस। तो जी मैं तो ओरल डायरेक्शन ले नहीं सकता था, आपका ऑफिशियल सुपीरियर यहाँ पर है नहीं, आप बैठे हो कि नहीं मैं इसलिए नहीं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफिशियल सुपीरियर नहीं है और मेरे पास डायरेक्शन है कि ओरल डायरेक्शंस को तो अवॉइड करना है मुझे, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ ओरल डायरेक्शन, और आप बैठे हो आराम से कुछ कर नहीं रहे हो, तो टू पास द बक ये इस तरह से यूज़ नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल सुपीरियर तो फ़ोन पर ऑर्डर लो, SMS से लो, मेल पे लो, नहीं तो वर्बली लो, और उसके बाद इमीडिएटली एक्शन लो और बाद में कन्फर्म कराओ। तो इस प्रोविजन का मिसयूज़ नहीं करना है। चल एक बार देख लेते हैं ओरल डायरेक्शंस फ्रॉम ऑफिशियल सुपीरियर क्या होगा। टेक इट बट सप्लीमेंट बाय रिटेन ऑर्डर। अगर आपको ओरल डायरेक्शंस मिलते हैं नॉट फ्रॉम ऑफिशियल सुपीरियर बट हाई इन हायरार्की,
सपोज एक अंडर सेक्रेटरी है, उसके ऑफिशियल सुपीरियर डिप्टी सेक्रेटरी, वो डिप्टी सेक्रेटरी से नहीं लेता, वो जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से वो ऑर्डर मिलते हैं, तब क्या करेगा? फिर उस केस में वो आस्क योर सुपीरियर, अपने सुपीरियर से पूछेगा कि ये डायरेक्शन उन्होंने दी है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। इफ ओरल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए तब क्या करोगे आप? इफ एज पर रूल पुट अप फॉर सेक्रेटरी, अगर आप जो डायरेक्शंस दिए हैं वो रूल के हिसाब से कंफर्म होते हैं, सेक्रेटरी से कंफर्म करो, उस सेक्रेटरी के पास पुट अप कर दो, सेक्रेटरी उस पर डिसीजन दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल हो जाएगा। इफ़ नॉट एज पर रूल, उन्होंने कुछ ऐसा डायरेक्शन मिला आपको मिनिस्टर ऑफिस से जो कि रूल के अकॉर्डिंग गलत है, पुट अप टू सेक्रेटरी एक्सप्लेनिंग होल इशू, आप पूरा उस पर डिटेल नोट बनाओगे, ऐसे ऐसे करके मुझे बुलाया गया था, ऐसे किया गया था, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बट एज पर रूल ये इंस्ट्रक्शंस ऐसे नहीं है, सबमिट फॉर योर इंस्ट्रक्शंस। तो सेक्रेटरी उसके बाद मिनिस्टर से बात करेंगे, मिनिस्टर ऑफिस में जो भी डिसीजन होगा फाइनल वो आपको लिख के देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एक्ट इन डिसकर्टियस मैनर कम्स अंडर promptness and courtesy segment of rule 3. Options are A yes, B no, and the right answer is A yes. अब देख लेते हैं प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी ये क्या होता है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन परफॉर्मेंस हिज ड्यूटीज एक्ट इन डिसकर्टियस मैनर, यानी कि जब आप काम कर रहे हो ना तो किसी के साथ आप डिसकर्टियस नहीं हो सकते हो, आप बदतमीजी से बिहेव नहीं कर सकते हो किसी के साथ। नोर शैल ही अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स विलफुल डिलेस इन डिस्पोजल ऑफ वर्क असाइड टू हिम, ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा जैसे कि वो कोई ऐसी टैक्टिक्स यूज कर रहा है जैसे कि वो विलफुली ऑर्डर्स को डिले कर रहा है, काम को डिले कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रॉम्प्टनेस यानी प्रॉम्प्टली आपको करना है और विद कर्टसी करना है। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एडॉप्ट्स डायलेटरी एटीट्यूड इन हिज ऑफिशियल डीलिंग्स लीडिंग टू डिले इन डिसीजन मेकिंग और हरासमेंट ऑफ द पब्लिक, यानी कि डायलेटरी एटीट्यूड है, उसमें कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि जो कि डिसीजन मेकिंग जो है डिले हो रही है या फिर पब्लिक का हरासमेंट हो रहा है। सपोज एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में वो जो है उनको अननेसेसरी के लिए पेपर्स मंगा रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, इससे पब्लिक का हरासमेंट हो रहा है, डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रही है। इट विल बी वन ऑफ द गुड एंड सफिशिएंट रीजन फॉर इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस अंडर दीज रूल्स, यानी कि उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं और ये एक ग्राउंड सफिशिएंट है। अगर वो डिस्कर्टियस या प्रॉम्प्टनेस से काम नहीं कर रहा तो इस ग्राउंड पे भी उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन सेगमेंट ऑफ रूल 3, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, no government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her workplace. 2, every government servant in charge of the workplace shall take appropriate steps to prevent sexual harassment. Options are A, 1 and 2 both, B, 1 only, C, 2 only, and D, none of the above. And the right answer is A, 1 and 2 both. रूल 3C क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन, जो वर्किंग वुमन होती है उनका सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, ये वर्क फोर्स पर वर्क प्लेस पर इंश्योर करना होता है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमन एट द वर्क प्लेस, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सेक्सुअल हरासमेंट के केस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इन चार्ज ऑफ द वर्क प्लेस shall take appropriate steps to prevent such sexual harassment at workplace, जो वर्क प्लेस का इंचार्ज होगा, जो हेड होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगा कि जिससे कि सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन सेगमेंट ऑफ रूल 3, यानी कि रूल 3 में जो वर्किंग वुमन सेगमेंट है उसमें प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, द टर्म सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर डायरेक्टली और अदरवाइज लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट और फिजिकल एडवांस एक्सेट्रा। बी, इफ द मिसकंडक्ट अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड द ऑफिशियल सुपीरियर शुड इंश्योर institution of criminal proceedings. The victim has a right to seek transfer for herself or transfer of the perpetrator, or D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. एक बार देख लेते हैं रूल 3C, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन, जिस इसके बारे में बोलता है। द टर्म सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर डायरेक्टली और अदरवाइज लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट और फिजिकल एडवांस, यानी कि कोई भी सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर है जो अनवेलकमिंग है वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो यानी आपने डायरेक्ट या फिर अदरवाइज, हो सकता है कि आप सामने ना हो लेकिन आपने किसी दूसरे तरीके से फीमेल एम्प्लॉय को हरास किया हो, लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट और फिजिकल एडवांस, फिजिकल कॉन्टैक्ट किया हो या फिजिकल एडवांसमेंट भी हो। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स,
आप कोई भी सेक्सुअल फेवर्स की रिक्वेस्ट करते हो, डिमांड करते हो, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कुछ भी ऐसा आप कमेंट्स करते हो, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल और वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, किसी भी तरह से होगा तो आपका सेक्सुअल हरासमेंट की कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ माना जाएगा। इफ द मिसकंडक्ट अट्रैक्ट्स द provision of Indian Penal Code, the official superior should ensure institution of criminal proceedings and also ensure that the victims or witness are not harassed। यानी कि अगर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कोर्ट में चला जाता है मैटर, द ऑफिशियल सुपीरियर शुड एंश्योर इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनको इंश्योर करना है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए, और ये भी इंश्योर करना है कि विक्टिम्स और जो विटनेस हैं उनका बाद में हरासमेंट ना किया जाए, जो ऑफिसियर जो जो कन्विक्ट है उसके द्वारा। द विक्टिम हैज अ राइट टू सीक ट्रांसफर फॉर हर सेल्फ और ट्रांसफर ऑफ द परपेट्रेटर, यानी विक्टिम के पास ये भी राइट होता है कि वो खुद का ट्रांसफर करा ले, या वो चाहे तो जिसने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कन्विक्ट है उसके भी ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। इन नवंबर 14 क्लॉज 6 टू 21 एडेड अंडर रूल 3(1), यानी ये क्लॉज ऐड किए गए थे क्लॉज 4 से क्लॉज 21 तक, ठीक है। रूल 3(1) में क्या है, वो कहाँ से लेके लिए गए हैं, टेकन फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A। हमें पता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है, तो वो वहाँ से लिए गए हैं। एंड DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से लिए। कौन कौन से हैं, दिस इंक्लूड रिस्पेक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, SIPOM, डिसेंसी, ऑनेस्टी, एथिकल स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, merit, fairness, impartiality, accountability and transparency, responsive to public, especially weaker sections, effective performance of duties, avoid misuse of office, not to do anything contrary to law, no discrimination, discipline, confidentiality, don't disclose anything prejudicial to security, scientific eco-strategic relations with foreign states, facilitate illegal gain to anyone, highest professionalism। इनमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो भी पार्ट 3(1) में डाल दिए गए हैं, जो कहाँ से उठाए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A और DPSP इन पार्ट 4, उसमें से डाल के पार्ट 3 को जो है और इनलार्ज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, रूल 4 ऑफ CCS कंडक्ट रूल इज पर्टेनिंग टू A, politics and elections, B, employment of near relatives, C, joining of association and unions, and D, relations with electronic and print media। And the right answer is B, employment of near relative। एक बार देख लेते हैं। रूल 4 एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स, यानी कि आपके कोई भी क्लोज फैमिली वन है उनके एम्प्लॉयमेंट में आप हेल्प करते हो अपनी गवर्नमेंट सर्विस की जो पावर है उसको यूज़ करके, तो आप वो प्रोहिबिटेड है, दो रूल 4 में आता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको हमें एक सेंटेंस याद करेंगे, 4 पैसे कमाने के लिए परिवार की नौकरी की सिफारिश मत करो। कि आपकी फैमिली में कोई बंदा 4 पैसे कमा लेगा नौकरी लगा के, तो नौकरी की सिफारिश नहीं करनी है, कंडक्ट रूल का वायलेशन है। तो 4 पैसे कमाने के लिए फैमिली की नौकरी की सिफारिश मत करो। और 4 पैसे यहाँ पर है रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 मतलब 4 पैसे कमाने के लिए नौकरी की सिफारिश मत करो। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द government's policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage, this provision comes under which rule? Options are A, rule 3, B, rule 4, C, rule 5 and D, rule 6। and the right answer is A, rule 3। एक बार देख लेते हैं। rule 3B, adherence of government policy, every government servant at all times to act in accordance with the government's policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage। ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट सर्वेंट को मेंटेन करने का ध्यान रखना है कि मैरिज की एज जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए खुद के और खुद की फैमिली मेम्बर्स के साथ के बीच में, यानी कि लड़की की 18 साल, लड़के की 21 साल, इसको ध्यान रखना है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को भी खराब नहीं करना है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, एंड कल्चरल हेरिटेज जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे उस कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करना है। ये सब आपकी नेचुरल ड्यूटीज़ हैं बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके अलावा क्या है, टू ऑब्जर्व द गवर्नमेंट्स पॉलिसी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो तो उसको तुरंत रिपोर्ट किया जाए, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी होती है। ये रूल 3B का पार्ट है, एडहेरेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो यानी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है जनरल पब्लिक के लिए, उसको फॉलो करना वो गवर्नमेंट सर्वेंट की नेचुरली ड्यूटी होती है, एडहेरेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। Question number 16, which of the following is correct about the provision of rule 4 of CCS conduct rule? 1, no government servant shall use his position directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company. 2, a government servant
on becoming aware of acceptance by a member of his family of an employment in any company shall inform the prescribed authority the fact of such employment. 3. No government servant shall in discharge of his duties deal with any matter or sanction any contract to any company if any member of his family is employed in that company. Options are A1 and 2 only, B1 only, C2 and 3 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. एक बार देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स. द रूल 4 हैज 4 प्रोविजंस. रूल 4 में हमारे 4 प्रोविजंस होते हैं. 3 कॉमन टू ऑल एम्प्लॉइज नेमली ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, बट 1 प्रोविजन एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रुप ए एम्प्लॉइज. यानी कि रूल 4 में 4 ही प्रोविजन है. रूल 3 में भी 4 प्रोविजन थे, रूल 4 में भी 4 प्रोविजन है. रूल 3 में हमारे कौन कौन से थे? गैप कोड, GAP और कोड. रूल 4 में भी 4 प्रोविजन हैं. 3 रूल जो हैं वो तो ग्रुप ABCD सभी के लिए कॉमन है, यानी सभी को फॉलो करने हैं. बट एक रूल जो होता है वो सिर्फ ग्रुप ए और एम्प्लॉइज के लिए होता है. तो रूल 4 एम्प्लॉइज और नियर रिलेटिव्स कॉमन टू ऑल एम्प्लॉइज नेमली ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, एंड 1 प्रोविजन एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रुप ए एम्प्लॉइज. अब कॉमन प्रोविजंस की बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग. To all employees group A, B, C and D. 1. No government servant shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company or firm. यानी कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर या पोजीशन या इन्फ्लुएंस को यूज़ नहीं करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि उसका फैमिली मेम्बर को किसी भी कंपनी या फर्म में एम्प्लॉयमेंट मिल सके. सपोज आप एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में हो. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में आप बहुत सारी कंपनीज के साथ डील करते हो. कंपनीज आपके लिए क्लाइंट है, वो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हो, बिजनेस देते हो. तो आपकी पोजीशन है, आपका इन्फ्लुएंस है. अब आप किसी कंपनी में बोल देते हो कि मेरे किसी फैमिली मेम्बर को अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दे दो, तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपके कंडक्ट रूल का वायलेशन है. आप अपनी इन्फ्लुएंस या पोजीशन को यूज़ नहीं करोगे. दूसरा, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ एक्सेप्टेंस बाई मेम्बर ऑफ हिज फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और फर्म, यानी किसी फैमिली मेम्बर का किसी कंपनी या फर्म में एम्प्लॉयमेंट होता है तो उस केस में क्या होगा? शैल इन्फॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द फैक्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट. वो अपनी अथॉरिटी को उस एम्प्लॉयमेंट के बारे में इन्फॉर्म करेगा. एंड ऑल्सो स्टेट वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज और हैज हैड एनी ऑफिशियल डीलिंग विद दैट कंपनी और फर्म. और साथ में ये भी बताएगा कि उस कंपनी के साथ क्या उस गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई डीलिंग है या पास्ट में कोई डीलिंग रही है, ये भी उसको इन्फॉर्म करना होगा. तीसरा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज डील विद एनी मैटर और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी कंपनी और फर्म और पर्सन इफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी और फर्म और विद दैट पर्सन और ही इज इंटरेस्टेड इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स. यानी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है किसी भी कंपनी में, फर्म में, किसी पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई भी डील नहीं करेगा जिसमें उसकी फैमिली का मेंबर इंटरेस्टेड रहा है, मतलब जॉब करता है, या फिर कोई इंटरेस्ट है, मतलब सिर्फ जॉब ही नहीं है, उनका शेयर होल्डिंग है या वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उस कंपनी के, किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, कोई भी इंटरेस्ट उस कंपनी के साथ है, तो उस कंपनी या फर्म या पर्सन उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, कोई भी डील नहीं करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट. इन सच केसेस द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड रेफर दीज टू हिज ऑफिशियल सुपीरियर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स. अगर ऐसा होता है तो वो अपने ऑफिशियल सुपीरियर को इन्फॉर्म करेगा और ऑफिशियल सुपीरियर जो ऑर्डर देगा उसको वो फॉलो करेगा, बट खुद से वो इसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दे सकता है. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रुप ए ऑफिसर अंडर रूल 4 ऑफ CCS कंडक्ट रूल. कौन सा है इनमें से? 1. No group A officer shall permit his son or daughter to accept any employment in any company with which he has official dealings. 2. If all companies have invariably official dealing with the government, then group A officer is required to be accepted the appointment of his dependent only after permission by government. 3. If prior approval or sanction is not possible, then no permission is required by government. Options are A 1 and 2 only, B 1 only, C 2 and 3 only, and D all of the above. And the right answer is A 1 and 2 only. यानी if prior approval of sanction is not possible, then no permission is required. ये statement गलत है. एक बार देख लेते हैं. Provisions exclusively for group A. Except with the prior sanction of the government servant, no group A officer shall permit his son or daughter or other dependents to accept any employment, any company or firm with which he has official dealing.
यानी कि आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर, आपके बेटा बेटी या कोई भी डिपेंडेंट अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए करता है अप्लाई, तो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रायर सेंक्शन लेना होगा। जनरल कॉमन ये है आपका एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रुप ए। हमने कहा था कि 3 प्रोविजन जो थे कॉमन थे और एक एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रुप ए है। तो कॉमन प्रोविजन में क्या होता है कि अगर उन्होंने किया है तो इन्फॉर्म कर देगा, अगर वो एम्प्लॉयमेंट करता है तो वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। यहाँ पर इन्फॉर्म करने की बात नहीं है, यहाँ पर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले सेंक्शन लेगा, परमिशन लेगा, उसके बाद ही उसके डिपेंडेंट्स किसी कंपनी में डील कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डील करती हो। और फर्म विद विच ही हैड ऑफिशियल डीलिंग्स, ठीक है, ऑफिशियल डीलिंग जिसके साथ है, और हैज हैड ऑफिशियल डीलिंग्स है जिसके साथ पहले भी डीलिंग्स रही हैं, और ही हैज डीलिंग्स विद सच कंपनी हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विद गवर्नमेंट, या किसी कंपनी का डीलिंग रही है जो कि उस कंपनी की किसी और कंपनी के साथ डीलिंग रही है, और तीसरी कंपनी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डीलिंग है। सपोज उसके फैमिली मेंबर ए कंपनी में जॉब करते हैं, ए कंपनी बी कंपनी के साथ डील करती है, और बी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डील करती है। तो इस केस में भी आपके फैमिली मेंबर्स अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तब भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंस ऑल कंपनीज एंड फर्म्स हैव इनवेरिएबली ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट। अब ऐसे अगर आप लगाओगे तो सभी कंपनीज डील करती हैं। आप किसी भी कंपनी को उठा लो, किसी कंपनी का कोई ना कितने सारे क्लाइंट्स होते हैं, कोई ना कोई क्लाइंट्स तो डील करता ही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव डिपेंडेंट ऑफ अ ग्रुप ए ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर परमिशन बाय गवर्नमेंट। तो कुल मिला के कहानी का मोरल ये निकल के आता है क्योंकि सभी कंपनी से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो तार जुड़ता है। तो ग्रुप ए ऑफिसर अगर आप हो तो आपकी फैमिली का कोई मेंबर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करता है किसी भी कंपनी में तो आपको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाउएवर वेयर प्रायर सैंक्शन इज नॉट पॉसिबल इट कैन बी एक्सेप्ट प्रोविजनली सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय गवर्नमेंट। जब उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कि अगर प्रायर सैंक्शन नॉट पॉसिबल तो आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रोविजनली आप एक्सेप्ट कर लो और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाद में अप्रूवल आता रहेगा, लेकिन आपको परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे एक स्टेप आगे आ गए। ग्रुप बी सी डी में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट को बताना है, यहाँ तो आपका फैमिली मेम्बर जॉब करेगा तो आपको बताना ही पड़ेगा, पहले परमिशन ही लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड अप्रेंटिसशिप ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब अब ऑप्शन में आ जाए कि गवर्नमेंट ग्रुप ए ऑफिसर का फैमिली मेम्बर डील करता है किसी कंपनी में तो उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, बट अप्रेंटिसशिप के केस में नहीं लेनी पड़ेगी, तो गलत है, अप्रेंटिसशिप के केस में भी लेनी पड़ेगी। तो ये क्लॉज है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूल 5 ऑफ CCS कंडक्ट रूल पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। कौन सा रूल इस रूल 5 के बारे में करेक्ट है? 1, इट इज अबाउट रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पॉलिटिक्स। 2, it is about role of government servant vis-a-vis members of family with reference to politics. 3, it is about role of government servant vis-a-vis elections. Options are A1 and 2 only, B1 only, C2 and 3 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक बार देख लेते हैं। रूल 5 पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। द रूल हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं। 1, रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पॉलिटिक्स, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। दूसरा, रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विज मेंबर्स ऑफ फैमिली विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट का खुद का नहीं है लेकिन किसी फैमिली मेंबर का कोई रोल है पॉलिटिक्स में, वो भी इसमें कवर होता है। और गवर्नमेंट सर्वेंट विज इलेक्शन, गवर्नमेंट सर्वेंट का तो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, इलेक्शंस को लेकर भी रोल डिफाइन है। अब इसको याद कैसे करोगे आप कि पॉलिटिक्स वाला रूल 5 है, तो राजनीति करके, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, राजनीति करके पंच मत बनो। पंच होता है, गाँव में होता है एक पंच होता है, यानी कि जो हेड होता है उसको बोलते हैं पंच और सरपंच होते हैं। तो पंच मत बनो, यानी पंच मतलब 5, रूल 5, यानी पॉलिटिक्स में आप पंच मत बनो, सीधे नौकरी करो। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपका काम है नौकरी करना, सीधे सीधे नौकरी कर लो। ज़्यादा राजनीति करके पंच मत बनो, यानी पॉलिटिक्स करके पंच मत बनो और सीधे नौकरी करो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि रूल 5 हमारा पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन से रिलेटेड है। रूल 4 हमने याद किया था 4 पैसे कमाने वाला, रूल 3 का हमने किया था गैप कोड। तो इस तरह से हम सारे रूल्स की हम ट्रिक के साथ याद करते जा रहे हैं। तो रूल 5 का हमारा क्लियर हो गया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस के। अब आगे देख लेते हैं इसके अंदर वाले प्रोविजंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पॉलिटिक्स। 1, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉरबिडन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 2, दिस इज अ रिलैक्सेबल रूल। 3, only government has a right to decide that party is political or not. 4, subscribing and associating with any political organization is violation of this rule. Options are A, 1 and 3 only, B, 1 only, C, 1, 3 and 4 only, and D, all of the above. And the right answer is
सी 1, 3 एंड 4 ओनली, यानी कि दिस रूल इज रिलैक्सेबल, ये स्टेटमेंट गलत है। एक बार देख लेते हैं। रूल 5, रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पॉलिटिक्स। द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कैटेगरिकली फॉरबिडन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत ही साफ सुथरा रूल है। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, यू आर फॉरबिडन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस। दिस रूल इज नॉन रिलैक्सेबल, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यानी किसी भी तरह से आप जुगाड़ लगा के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो। द राइट टू डिसाइड वेदर अ पार्टी इज पॉलिटिकल पार्टी और नॉट लाइज विद द गवर्नमेंट। कल को बोलो आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, किसी पार्टी की बी पार्टी को या उसकी किसी सिविल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया, बोलो कि नहीं मैंने तो पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन ही नहीं की है, तो देखो इसके पास इलेक्टोरल सिंबल नहीं है, कुछ नहीं, आप डिसाइड नहीं करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये पार्टी पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल ही माना जाएगा। सिमिलरली द फैक्ट वेदर एनी एक्ट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ए पॉलिटिकल पार्टी इज ऑल्सो टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब कोई आदमी बोले कि नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मतलब सिर्फ चंदा देता हूँ, पैसे दे देता हूँ क्योंकि ये ना अच्छा काम करते हैं गरीबों के लिए, तो मैं तो गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर कोई आपने एक्ट किया है, कुछ भी ऐसा किया है, तो ये आपका एक्ट पॉलिटिकल है, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उस पॉलिटिकल पार्टी में या नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। सब्सक्राइबिंग, एडिंग एंड एसोसिएटिंग विद एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ दिस रूल। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सब्सक्राइब करते हो यानी मेंबरशिप लेते हो, एड करते हो यानी हेल्प करते हो, या एसोसिएट हो तो किसी भी तरह से, एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ दिस रूल, इस रूल का वायलेशन माना जाएगा। तो रूल 5 का क्लियर हो गया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टी के साथ, नॉन रिलैक्सेबल है। पार्टी पॉलिटिकल है कि नहीं आपने गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपने जिस तरह से एसोसिएशन दिखाया है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और सब्सक्राइबिंग, एडिंग और एसोसिएशन कैसा भी हो, आपका ये वॉल्यूशन ऑफ रूल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट विद रेफरेंस टू इलेक्शंस। इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन इंडिकेट द मैनर इन विच ही हैज वोटेड। 2, government servant cannot canvass for any party. 3, electoral symbol to appear on the government servant, his vehicle or at his residence is an offence. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 2 only, and D all of the above. And the right answer is B 2 and 3 only. यानी गवर्नमेंट सर्वेंट कैन इंडिकेट द मैनर इन विच ही हैज वोटेड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। रूल 5, गवर्नमेंट सर्वेंट विद रेफरेंस टू इलेक्शंस। गवर्नमेंट सर्वेंट with reference to elections, government servant has only a limited role in elections। और वो रोल क्या है? he can only vote। अगर इलेक्शन में गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई रोल डिफाइन है तो वो है वो वोट डाल सकता है। he cannot indicate the manner in which he has voted nor can he indicate to whom he proposes to vote। ना तो ये बता सकता किसको वोट डाला है, कैसे डाला है, ना ये बता सकता किसको डालने जा रहा है, कुछ भी नहीं बता सकता। ही कैन नॉट कैनवास फॉर एनी पार्टी नॉर फॉर एनी कैंडिडेट। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कैंडिडेट के लिए कैनवासिंग नहीं कर सकता। ही कैन नॉट प्रिवेल अपॉन इवन हिज वाइफ और चिल्ड्रन टू वोट फॉर और वोट अगेंस्ट एनी कैंडिडेट ऑफ एनी पार्टी। वो अपने बच्चे और बीवी जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी गाइड नहीं कर सकता, उनके ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकता वो किस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं या किस पार्टी के अगेंस्ट में वोट नहीं डालना है। ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, गवर्नमेंट सर्वेंट उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। टू अलाउ एनी इलेक्टोरल सिंबल टू अपेयर ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट और हिज व्हीकल और एट हिज रेजिडेंस इज एन ऑफेंस अंडर दिस रूल। आप अपने घर पर किसी पार्टी का झंडा भी नहीं टांग सकते हो, किसी पार्टी का सिंबल लगा के शर्ट पे भी नहीं घूम सकते हो, अपने घर पे भी कुछ नहीं लगा सकते हो, व्हीकल पे भी नहीं लगा सकते हो, आप बिल्कुल प्रोहिबिटेड हो इससे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट विद रेफरेंस टू इलेक्शंस। इलेक्शन से बोले कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, असिस्टिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। 2, मेकिंग अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस for the tour of ministers to enable them to carry out their responsibility. 3, arrangement as district officers for security and protocol to ministers. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 2 only, and D none of the above. And the right answer is D none of the above। यानी कि इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। Following do not amount to interference with the process of election।
कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको हम कि इलेक्शन में इंटरफेरेंस या इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं मानते। कौन कौन सी? असिस्टिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटीज़। अगर किसी की ड्यूटीज़ लग जाती है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूटी लग जाती है इलेक्शन में कंडक्ट कराने के लिए, फिर तो कराना पड़ेगा ना, उसे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन फॉर द टूर ऑफ मिनिस्टर्स टू इनेबल देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इलेक्शन के टाइम पे मिनिस्टर किसी टूर पे जाना चाहते हैं और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करने के लिए, तो उसके लिए अरेंजमेंट करना, वो सब आपका इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिनिस्टर के लिए अरेंज करना है, उनके लिए फ्लाइट या टिकट बुक करनी है, वहाँ पर रुकने का अरेंजमेंट करना, तो आपकी ड्यूटीज़ का पार्ट है, आपका इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अरेंजमेंट एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल टू मिनिस्टर ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। अब आप अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो और कोई मिनिस्टर कैंपेन करने के लिए आया हो इलेक्शन के टाइम पे, तो उनकी सिक्योरिटी को आपको इंश्योर करना है, ये आपकी ड्यूटी का पार्ट है। तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये आपका इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट का पार्ट नहीं है, आपकी ड्यूटीज़ का पार्ट माना जाएगा। Question number 22. Which of the following is correct about Rule 6 of Conduct Rules joining of associations and unions? 1. Rule 6 restricts a government servant the freedom guaranteed by Article 19 to the citizens of India. 2. Formation of union and association has not been restricted for government servant in conduct rules. 3. Government servant cannot join or continue to be a member of any association. Options are A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2 only, and D none of the above. And the right answer is A 1 and 3 only. यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यूनियन एंड एसोसिएशन हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, इस कंडक्ट रूल, ये स्टेटमेंट गलत है। एक बार देख लेते हैं। Rule 6 joining of association and unions. The right to joining association is a reflection of one of the 7 freedoms given in Article 19. ये अभी 6 हो चुकी हैं, एक को डिलीट कर दिया गया है, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। यानी कि आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं, उसी में ज्वाइनिंग एसोसिएशन भी उसका पार्ट है। इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसकी हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, ये 6 फ्रीडम्स होती हैं। तो एसोसिएशन भी उसमें आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स का पार्ट है। दिस राइट हैज ऑल्सो बीन रिस्ट्रिक्टेड इन कंडक्ट रूल्स, लेकिन कंडक्ट रूल में इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इन अदर वर्ड्स, नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो किसी भी ऐसी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकता जिसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रेजुडिशियल है, यानी कि अगेंस्ट में है इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, जैसे हम बोलते हैं सिपमो, उसके अगेंस्ट में है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अलाउड नहीं है उस एसोसिएशन या यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। अब इसको याद कैसे रखेंगे? 6 हफ्ते में 6 दिन वर्किंग होते हैं, संडे को छोड़ के, तो पूरे 6 दिन काम करो, कोई यूनियन नहीं बनानी। यूनियन का काम क्या होता है, हम देखते हैं पुरानी फिल्मों में, वो लोग कुछ काम नहीं करते, वो सिर्फ हड़तालबाजी करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चुपचाप काम करो, 6 के 6 दिन काम करो, कोई यूनियन नहीं बनानी है आपको। तो ये हमारा रूल 6 का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूल 7 ऑफ कंडक्ट रूल्स? अब रूल 7 के बारे में बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक जो है, 1. No government servant shall engage himself in any demonstration. 2. No government servant shall resort to or in any way abet any form of strike in connection with any matter relating to his service. 3. These restrictions of demonstration of government servant have been taken from Article 19 of Constitution. And 4. Strike is defined as refusal to work or stoppage or slowing down the pace of work by a group of employees acting in combination. Options are A 1 and 3 only, B 1 3 and 4 only, C 1 2 and 4 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। रूल 7 डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक. डेमोन्स्ट्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली एंड फॉर्मिंग यूनियन एंड एसोसिएशन। यानी डेमोन्स्ट्रेशन में तीनों आती हैं जो हमने आर्टिकल 19 में डिस्कस किया था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन ऑफ एंड यूनियंस, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में दी हुई हैं। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन पुट टू मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस. गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो राइट है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ है. दिस रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन टेकन फ्रॉम आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 से ही इन रिस्ट्रिक्शंस को लिया गया है. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस. गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो कि इंटरेस्ट ऑफ जो सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी है हमारे देश की उसके अगेंस्ट में हो, फ्रेंडली रिलेशंस
विद फॉरेन स्टेट्स उसके अगेंस्ट में हो, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में हो, डिसेंसी ना हो जिसमें, मोरालिटी भी ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को करता हो, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस जो कि ऑफेंस की तरफ जाता हो, ऐसे किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिसोर्ट टू और in any way await any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter relating to his service और ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई स्ट्राइक या कोरिजन जो फिजिकल ड्यूरेस जो है इसका सहारा नहीं लेगा, कोई भी सर्विस मैटर है खुद का या अपने किसी कलीग का, अदर गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उसके लिए भी किसी डेमोन्स्ट्रेशन या स्ट्राइक का सहारा नहीं लेगा। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक पूरी तरह से बंद है। अब इसको कैसे करेंगे? 6 दिन काम कर लिया, हमने पहले याद किया था कि 6 दिन काम करो, कोई एसोसिएशन एंड यूनियन नहीं बनानी है। अब 7वें में क्या आएगा? 7वां दिन आ गया, 7वें दिन छुट्टी होती है, 7वें दिन आराम करो। आराम करने के लिए डेमोन्स्ट्रेट या स्ट्राइक पे जाके मत करो, क्योंकि आप स्ट्राइक करोगे तो आप काम नहीं करोगे। तो उन 6 दिन में स्ट्राइक पे जाके आपको आराम नहीं करना है। 7वें दिन छुट्टी मिलती है, घर पे बैठो, बाकी के 6 दिन में धरने पर मत बैठो, घर पे बैठो, 7वें दिन आराम से रेस्ट करो और डेमोन्स्ट्रेशन पे मत जाओ बाकी के 6 दिनों में। तुम्हारा एसोसिएशन यूनियन हो गया और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्राइक हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 6 दिन काम कर लिया, अब 7वें दिन आराम करो। आराम करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, छुट्टी मिली है उस पर आराम से आराम करो। अब डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक की बात कर लेते हैं। स्ट्राइक इज डिफाइंड एज रिफ्यूजल टू वर्क और स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन द पेस ऑफ वर्क। काम करने से मना करना, काम को विलफुली ऐसे करना कि वो स्टॉप हो जाए या फिर वो स्लो हो जाए, बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। कुछ एम्प्लॉयज हैं वो कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स मास कैजुअल लीव। अब अगर मास कैजुअल लीव लोगे तो क्या होगा? आपका जाहिर सी बात है कि वर्क स्लो हो जाएगा। अब कैजुअली वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ईएल तो आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन कराई है। अगर मास ईएल लेते हो तो वो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कंसेंट से है, तो उसमें तो आपकी जिम्मेदारी है नहीं। लेकिन कैजुअल लीव तो आपको बिना परमिशन के मिल जाती है ना, और आपने एक साथ ले लिया, 20 एम्प्लॉयज़ ने एक साथ के 4-4 दिन की लेते हैं, तो एक तरह से अपने काम को रोक दिया ना इनडायरेक्ट तरीके से, तो वो नहीं होना चाहिए। और एनी अदर प्रैक्टिस एडोप्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टाफ रिजल्टिंग इन स्लोइंग डाउन द वर्क इंक्लूडिंग वर्क टू रूल, go slow, sit down strike, hit in strike, stay in strike, token strike, sympathetic strike, wild get strike, किसी भी नेचर की स्ट्राइक होगी नहीं सहन की जाएगी। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ एब्सेंस फ्रॉम वर्क और पार्टिसिपेशन इन बंद। किसी भी तरह से आप एब्सेंट करते हो काम को तो एक तरह से इनडायरेक्टली स्ट्राइक होगी, तो वो सब आपका कंडक्ट रूल का रूल 7 का वायलेशन माना जाएगा। Question number 24. Which of the following is correct about Rule 8 of Conduct Rules relation with electronic and print media? Rule 8 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? No government servant shall conduct or participate in any editing or management of any newspaper. 2. Association electronic media can be through ownership, management or as editor have been published for government servant. 3. No government servant can publish a book or participate in any public media. Options are A 1 and 3 only, B 1 and 2 only, C 3 only and D all of the above. And the right answer is B 1 and 2 only. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन पब्लिश अ बुक और पार्टिसिपेट इन एनी पब्लिक मीडिया एक गलत स्टेटमेंट है, यानी वो कर सकता है। एक बार देख लेते हैं। रूल 8 रिलेशन विद इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। द एसोसिएशन विद प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन बी थ्रू ओनरशिप, मैनेजमेंट और एडिटर। यानी आप किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैसे एसोसिएटेड होते हो? या तो आपके पास ओनरशिप होती है, उसके मालिक होते हो, या आप मैनेजमेंट का पार्ट होते हो, यानी उसको आप रन कर रहे हो, या फिर आप एडिटर हो, यानी कि उसके लिए आप कंटेंट को लिखते हो, एडिट करते हो। 3 चीज़ें होती हैं। ऑल दीज एसोसिएशन हैव बीन प्रोहिबिटेड। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए तीनों की तीनों ही जो एसोसिएशंस हैं वो प्रोहिबिटेड है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट होली और इन पार्ट own or conduct or participate in any editing or management of any newspaper or periodical or electronic media. किसी भी न्यूज़पेपर, पीरियडिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं करेगा, या होली या इन पार्ट में ओन करे, या कंडक्ट कराए, या एडिटिंग में पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट में न्यूज़पेपर, पीरियडिकल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें किसी भी तरह से एसोसिएट नहीं कर सकता। दिस डज नॉट अप्लाई इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशेज अ बुक और पार्टिसिपेट इन पब्लिक मीडिया इन ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अब
अगर उसकी ड्यूटीज़ का पार्ट है किसी बुक को पब्लिश करना या उसमें पार्टिसिपेट करना, तब वो उसके रूल 8 के वायलेशन का पार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल, योजना मैगजीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन है। अब उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ ही है जो कि एडिट करता है, उसको मैनेज भी करता है और उसको पब्लिश भी करता है। तो अगर ऐसा कोई काम करता है जो कि ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ का पार्ट है, तब वो रूल 8 का पार्ट में नहीं आएगा। इसके अलावा किसी को करेगा, ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ के अलावा होगा, तो फिर वो वायलेशन ऑफ रूल 8 माना जाएगा। A government servant publishing a book or participating in public media shall make it clear that the views expressed by him are his own and not that of government। यानी अगर कोई बुक को पब्लिश करता है तो उसको ये क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि जो व्यूज़ उसमें छापे गए हैं वो उसके पर्सनल व्यूज़ हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब रूल 8 को कैसे याद किया जाएगा? देखो 8 है, 8 को हमने देखा 2 जीरो बनी हुई हैं, वो जीरो धीमे धीमे एक दूसरे के पास जा रही हैं और फाइनली एक जीरो दूसरी जीरो को ओवरलैप कर लेती है, यानी कि प्रेस करती है। और प्रेस को हम बोलते हैं मीडिया। तो एक जीरो दूसरी जीरो को प्रेस कर रही है, एक के ऊपर दूसरी, तो एक ही हो गए, तो ये हमारा प्रेस वाला आ गया। प्रेस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों आ गए, इसको हम प्रेस भी बोलते हैं। चलते हैं आगे। Question number 25. Which of the following is correct about the Rule 9 of Conduct Rule Criticism of Government? 1. No government servant shall in radio broadcast or in any document publish his name which criticizes the government. 2. This does not cover bona fide expression of views by the officer bearers of the trade unions or association for employee safeguard. 3. The rule does not apply to any statement or views made or expressed by government servant in the official capacity. Options are A 1 and 3 only, B 1, 2 and 3 all, C 2 and 3 only and D none of the above, and the right answer is B 1, 2 and 3, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। रूल 9 क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट, यानी रेडियो या टेलीकास्ट, थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन हिज नेम और एनोनिमसली और स्यूडोनिमसली, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कि पब्लिश है उसके नाम पर, या एनोनिमसली है या स्यूडोनिमसली यानी कि फेक नाम से है, और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन या किसी और पर्सन के नाम पर है, और इन एनी कम्युनिकेशन टू द प्रेस और इन एनी पब्लिक अटरेंसेस मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन, कोई भी ऐसा फैक्ट और ओपिनियन नहीं बचाएगा। क्या है वो? विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करेंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो रिसेंट कोई पॉलिसी बनाई हो गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो कि उसका क्रिटिसाइज करता हो, सब्जेक्ट टू बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज। बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज है वो एक अलग बात है। बाय द ऑफिसर बेयरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन, यानी कि जो ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन है वो कर सकते हैं, उसको बोनाफाइड एक्सप्रेशन में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेफ गार्डिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सच गवर्नमेंट सर्वेंट और फॉर सिक्योरिंग द इम्प्रूवमेंट इन सच कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉयज़, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या स्टेट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में कुछ जा रहा है या उसे हार्म करता है या वो पॉलिसी उनके राइट्स को अफेक्ट करती है, तो उस केस में जो एसोसिएशन है, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन से यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो उस केस में अपने बोनाफाइड एक्सप्रेशन में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर ऐसे पॉइंट्स पर जो कि सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव करता हो एम्प्लॉयज़ की। तो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, एसोसिएशंस कर सकती हैं। विच कैन एम्ब्रेस द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन को खराब करता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। विच कैन एम्ब्रेस द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, यानी फॉरेन कंट्री से हमारे रिलेशन को खराब करता है, इफेक्ट करता है, वो भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट और व्यू मेड और एक्सप्रेस्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी और इन ड्यू डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। ये वही हमने पहले किया था कि उनकी ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ है, कोई मैगजीन में कोई पब्लिश करना है या कोई सीनियर ऑफिसर है जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कन्वे करना है पब्लिक को, तो वो अपनी ड्यूटीज़ का पार्ट है उसमें कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। वरना वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते अपने नाम से या किसी और के नाम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे भी, कि जो कि गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करता हो। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 9 को याद रखेंगे लाइन से। 9 इजिकल टू लाइन, यानी लाइन में रहो, यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइन में रहेगा। क्रिटिसाइज मत करो, आप गवर्नमेंट का नमक खा रहे हो उसको क्रिटिसाइज मत करो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। गवर्नमेंट की आलोचना मत करो, अन्यथा नौकरी से हाथ धो बैठोगे, यानी कि लाइन में रहो। 9 इजिकल टू लाइन, तो लाइन में रहोगे आप, क्रिटिसाइज नहीं करोगे। तो ये हमारा रूल 9 का हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूल 10 ऑफ कंडक्ट रूल्स एविडेंस बिफोर द कमीशन?
1. The government servant is forbidden to give any evidence in connection with any inquiry by any person except with the sanction of government. 2. If sanction is given, the provision of Rule 9 should be considered. 3. The rule is also apply on the evidence given before any inquiry committee appointed by union government or state government. 4. This rule does not apply on any evidence given in any judicial committee. A 1 and 3 only, B 1, 2 and 3 only, C 1, 2 and 4 only, and D all of the above. And the right answer is C 1, 2 and 4 only. Yani this rule also apply to evidence given before any inquiry committee appointed by the union government or state government is a wrong statement. एक बार देख लेते हैं. Rule 10, evidence before the commission. Except with the sanction of the government servant is forbidden to give any evidence in connection with any inquiry by any person or commission or authority. यानी कि बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के गवर्नमेंट सर्वेंट को मना है कि वो कोई भी एविडेंस नहीं दे सकता है किसी भी कमीशन और अथॉरिटी को इंक्वायरी के रिलेटेड. If sanction is given, the provision of Rule 9 should be kept in mind. In other words, he cannot criticize the current or recent policy or action of central or state government or central state relations or relations with foreign government. यानी कि अगर सैंक्शन भी दिया हुआ है तो हमें रूल 9 को माइंड में रखना. रूल 9 क्या था? गवर्नमेंट को आप कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करोगे जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फॉरेन गवर्नमेंट का रिलेशन को ख़राब करे, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं करोगे. तो आप अगर सैंक्शन है तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे. द रूल डज नॉट अप्लाई टू. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से केस में अप्लाई नहीं होता. द एविडेंस गिवन बिफोर द इंक्वायरी कमेटी और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. कोई भी कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी के अगेंस्ट में आप कोई एविडेंस दे रहे हो, इंक्वायरी कमेटी में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उस केस में आप कोई बात पूछी जाती है, उसको प्रूव करने के लिए आप एविडेंस देते हो, तो वो आपकी बात को रूल 10 के रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता. एनी एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल कमेटी का भी सेम मैटर है कि उन्होंने कोई प्रूफ मांगा, आपने एविडेंस दे दिया, वो आ जाएगा. एविडेंस गिवन इन एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उसमें भी आप कोई प्रूफ देते हो तो भी रूल 10 का वायलेशन नहीं माना जाएगा. तो समझा जाए कि मोटा मोटा तो कमीशन और अथॉरिटी के अगेंस्ट में तो आपको नहीं देना है, बट कमेटी हो या इंक्वायरी कमेटी हो या इंक्वायरी हो, ये वर्ड आया है तो आप दे सकते हो. कमीशन में आपका रोल नहीं है देने का, आपको नहीं देना है. सैंक्शन मिलेगा तो रूल 9 का ध्यान रखना है और सैंक्शन मिलने के बाद ही देना है. अगर कोई आपके अगेंस्ट में इंक्वायरी चल रही है या आप उसमें विटनेस हो और आपसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता कैसे हुआ, तो आप उसको एविडेंस दे सकते हो इंक्वायरी कमेटी के अगेंस्ट में. इसको याद कैसे रखोगे? रूल 10 है. देखो रूल 10 है, रावण से याद करेंगे, रामायण से. उसके 10 सर थे, तो 10 जिसके सर होंगे वो सब कुछ देख लेगा, उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें भी आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल 10 है, इसके 10 सर हैं, यानी हर तरफ देख सकता है 10 दिशाओं में एक साथ, तो उसको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है. तो रूल 10 आपका आ गया एविडेंस बिफोर द कमीशन, यानी कि आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है. और उसके रिस्ट्रिक्शंस भी हमने देख लिए. क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूल 11 ऑफ द कंडक्ट रूल्स कमीशन ऑफ official information, communication of official information. 1. The rule puts restriction on providing any information by a government servant. 2. A government servant shall in due performance of his duties in good faith can communicate an information with the provisions of RTI Act. 3. A government servant cannot provide an information to another person without due performance of his duty. However, information can be provided to any other government servant. 4. For reproducing the maps, the permission of survey general is necessary. Options are A 1 and 3 only, B 1, 2 and 4 only, C 1, 3 and 4 only, and D all of the above. And the right answer is B 1, 2 and 4 only. यानी a government servant cannot provide an information to another person without due performance of his duty. However, information can be provided to another government servant. यानी कि ये जो पॉइंट है ना, कैन बी प्रोवाइड टू अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गलत है. आप गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो विदाउट अथॉरिटी. एक बार देख लेते हैं. रूल 11, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन. एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज in good faith communicate to a person in accordance with the provisions of Right to Information Act and the rules thereunder. अब आपकी अगर ड्यूटी का पार्ट है इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना, आप CPI हो या PI हो कुछ भी हो, तो RTI में इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी. ड्यूटी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी का पार्ट आपका हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. However, no government servant shall accept in accordance with the
any general or special order of the government or in due performance of his duty communicate directly or indirectly any official document or part of or classified information to any government servant or to any other person to whom he is not authorized to communicate such documents or information. अब क्या क्या बोलता है ये कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग विद द जनरल और स्पेशल ऑर्डर, या तो उसके पास कोई ऑर्डर हो वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए, और इन ड्यू परफॉर्मेंस ड्यूटीज़, या उसकी ड्यूटीज़ का पार्ट हो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो मना होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसका कोई पार्ट हो, टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, अब आ गया, या चाहे तो एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हो और एनी अदर पर्सन टू हुम ही इज़ नॉट ऑथराइज टू कम्युनिकेट सच डॉक्यूमेंट, या जिस पर्सन को वो डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट करने के लिए ऑथराइज नहीं हो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। इन अदर वर्ड्स सिंपल भाषा में बात की जाए तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे आदमी को नहीं देनी है जो कि उस इन्फॉर्मेशन के लिए इंटाइटल नहीं है। आरटीआई में आप इंटाइटल हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप आरटीआई के प्रोविजन को फॉलो करते हुए दे सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। Information in the gazette can be quoted except the acts which should be produced as in original। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई, यहाँ पे घुमा देते हैं क्वेश्चंस में। गैजेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया जा सकता है, लेकिन एक्ट को देने की जरूरत नहीं है। वो कोई एक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आप बोल सकते हो कि एक्ट मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से खरीद लो और वहाँ से देख लो, उसके लिए देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गैजेट की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ बुक परमिशन इज नीडेड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, उन ऑर्डर्स को रिप्रोड्यूस करके एक बुक की फॉर्म में कंसोलिडेट कर देते हैं। अगर ऐसे आप जो ऑलरेडी ऑर्डर मार्केट में अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, बट आप उनको रिप्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए परमिशन चाहिए होगी। फॉर रिप्रोड्यूसिंग द मैप, अगर आप मैप को रिप्रोड्यूस करते हो तो परमिशन चाहिए सर्वे जनरल की, सर्वे जनरल अथॉरिटी होता है मैप्स की, तो आपको उनकी परमिशन चाहिए होगी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये रूल 11 के प्रोविजंस हो गए, अब याद करने का एक बार देख लेते हैं। इसको मैं FR SR 11 से रिलेट करेंगे। FR SR 11 वाली वीडियो हमने देखा था कि FR SR 11 क्या बोलता है, ऑल टाइम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिस्पोजल एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट के 24 घंटे डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट पे होते हैं, यानी गवर्नमेंट उसको बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किए हुए, बिना कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए किसी भी जगह कहीं भी अप्लाई ड्यूटी के लिए कर सकती है। हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि डॉक्टर्स को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ी थी, टीचर्स को जो है सर्वे पे लगा दिया गया था जबकि उनकी प्रोफाइल तो टीचिंग की है। तो ये FR SR 11 को यूज़ करके ये सब किया गया था, क्योंकि FR SR 11 में आपको कहीं भी लगाया जा सकता है। तो FR SR 11 में पता है याद है कि GS जो है डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट, और इसको हमने याद करने की ट्रिक की थी कि 1-1 यानी दो पैरों पे खड़े रहो, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो नौकरी होती है दोनों पैरों पे खड़े होने की होती है। आपको कभी भी कहीं भी लगाया जा सकता है, आपको रेडी रहना 24 घंटे के लिए, मना नहीं कर सकते हो कि मेरी छुट्टी हो गई मैं नहीं जाऊँगा। अब इसी से हम CCS कंडक्ट रूल 11 को याद करते हैं। हियर बी रेडी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम। यहाँ पर बिल्कुल FR SR 11 आपने समझ लिया तो ये भी तुरंत समझ में आ जाएगा कि FR SR 11 के अकॉर्डिंग ही इसमें ये भी है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए रेडी रहना है, यानी कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और आपको इस बात के लिए भी रेडी रहना है कि जो इन्फॉर्मेशन के लिए इंटाइटल नहीं है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। तो FR SR 11 आपका बोलता है कि आपका कोई भी काम के लिए रेडी रहना है, और कंडक्ट रूल 11 बोलता है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए रेडी रहना है। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 28। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल आस्क फॉर एनी कंट्रीब्यूशन और एसोसिएट हिमसेल्फ विद रेजिंग ऑफ फंड्स इन कैश और इन काइंड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मांगेगा या किसी अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा फंड रेजिंग एक्टिविटीज से, क्या कैश में या काइंड में, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑप्शन आर A ट्रू, B फॉल्स। राइट आंसर इज ट्रू, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रीब्यूशन नहीं मांग सकता। कल को बोले कि हमारा भंडारा करा रहे हैं हमारे लिए, चलो पैसे दे दो, अब ऐसी कोई एक्टिविटीज़ के लिए फंड रेजिंग नहीं कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं रूल 11 कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन। एक्सेप्ट विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल आस्क फॉर एक्सेप्ट एनी कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट सर्वेंट बिना किसी परमिशन के, प्रायर सैंक्शन के, किसी कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं मांगेगा। एसोसिएट हिमसेल्फ विद रेजिंग ऑफ फंड, फंड रेजिंग एक्टिविटी में एसोसिएट नहीं होगा। अदर कलेक्शन इन कैश और इन काइंड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है परसुएंस में कैश और काइंड में कोई भी पैसा नहीं मांग सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन फंड आर अलाउड फॉर सब्सक्रिप्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। अभी उसी का एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन से फंड्स जो है अलाउ है सब्सक्रिप्शन के लिए, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा था। रूल 11 कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन। अब रूल 11 का ही हम देख रहे हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से अलाउ हैं। 1 फ्लैग डे कंट्रीब्यूशन, 2 प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, 3 जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड,
Options are A1 and 3 only, B2 only, C1 and 2 only, and D all of the above. And the right answer is C1 and 2 only, यानी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए फंड कलेक्शन नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन कौन कौन से कर सकता है वो? फ्लैग डे कंट्रीब्यूशन, फ्लैग डे पे पैसे ले सकता है, फ्लैग जो लगाते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड नॉट परमिटेड, याद रखना। ये भी देखने में लगता है गवर्नमेंट का होगा और इसके लिए भी होगा, लेकिन नहीं, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए नॉट परमिटेड एट ऑल। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूल 13 ऑफ कंडक्ट रूल्स गिफ्ट? 1. Gift is defined to extend a pecuniary advantage to government servant by any person other than a near relative. 2. Gift includes free transport, free boarding and free lodging and any other pecuniary advantage. 3. No government servant shall accept or permit any member of his family on his behalf to accept any gift. Options are A1 and 3 only, B2 only, C1 and 2 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. एक बार देख लेते हैं। रूल 12 गिफ्ट इज डिफाइंड एज एक्सटेंड अ पेक्यूनरी एडवांटेज टू गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी इसको पेक्यूनरी पैसे का एडवांटेज होगा बाय एनी पर्सन अदर देन अ नियर रिलेटिव। नियर रिलेटिव के अलावा कोई पर्सन अगर उसको पैसे का कोई एडवांटेज देता है तो गिफ्ट की कैटेगरी में आएगा। और पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, जो कि पर्सनल फ्रेंड के अलावा और नियर रिलेटिव के अलावा हो, कोई पर्सन जिसका ऑफिशियल डीलिंग नहीं हो, वो उसको भी देता है, गिफ्ट की कैटेगरी में आएगा। गिफ्ट में क्या क्या आता है आपका? फ्री ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है कि आपको शिमला की टिकट दे दी या आपको अब्रॉड टूर के लिए टिकट दे दी, ये भी गिफ्ट की कैटेगरी में आएगा। फ्री बोर्डिंग एंड फ्री लॉजिंग, ठीक है, आपको रुकने के लिए आना जाना और रुकना फ्री दे दिया। एंड एनी अदर पेक्यूनरी एडवांटेज, कोई भी पेक्यूनरी एडवांटेज, हाउएवर अ कैजुअल मील डज नॉट अमाउंट अ गिफ्ट, यानी कि अब किसी मिलने वाले ने आपको डिनर करा दिया तो ये गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो गिफ्ट की कैटेगरी में आएगी। तो ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पार्ट था आज का CCS कंडक्ट रूल्स का। आप लोगों को कैसा लगा आप प्लीज़ हमें बता दीजिए, और जो भी इसमें सजेशंस हो आप हमें बता दीजिए। और फर्दर इस सीरीज़ में और भी वीडियोस हम लोग लॉन्च करते रहेंगे जिससे कि हमारी तैयारी CCS कंडक्ट रूल वाला पोर्शन कंप्लीट हो सके। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।